ओके, हाय एवरीवन। सो हम यूनिट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारी ये जो है यूनिट 3। आप लोग कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस में देखिएगा, यूनिट थर्ड के अंदर आपके पास फर्स्ट टॉपिक में रीड कर रही हूँ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि ये रहा। ठीक है, यूनिट थर्ड का फर्स्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। आपके पास 1 मार्क में डेफिनेशन भी आ सकती है। तो आपको ये देखना है कि हमारे पास सपोज दैट क्यू के एंड स्मॉल पी के, राइट, स्मॉल क्यू के एंड स्मॉल पी के आर द ओल्ड पोजीशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट। यानी कि हमारे पास कोई सिस्टम दिया हुआ है और उस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं जो कि स्मॉल क्यू के और स्मॉल पी के फॉर्म में है, राइट। और हमें क्या करना है, उनको ट्रांसफॉर्म करना है किसी नए फंक्शन में या नए कोऑर्डिनेट में। और जो नए कोऑर्डिनेट है वो है, मान लीजिए, कैपिटल क्यू के और कैपिटल पी के। तो ये न्यू वंस यानी ये नए कोऑर्डिनेट्स हैं। और ये स्मॉल वाले कोऑर्डिनेट्स और कैपिटल वाले कोऑर्डिनेट्स आपस में इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से रिलेटेड है। यानी इस इक्वेशन के द्वारा एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यानी जो कैपिटल P है वो सारे स्मॉल p और सारे स्मॉल q और t का फंक्शन है, और जो कैपिटल Q है वो भी सारे स्मॉल p सारे स्मॉल q और t का फंक्शन है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में कुछ कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो ही इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम कैनोनिकल बोलेंगे। यानी ये अभी अभी इन जनरल नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है। यानी हमने क्या किया, स्मॉल p का कोई फंक्शन था, उसमें स्मॉल p की जगह हमने कैपिटल Q और कैपिटल P लिख दिया। तो अब जो फंक्शन हमारा हो गया वो नया फंक्शन हो गया, क्योंकि वो नए वेरिएबल का फंक्शन है, लेकिन उसमें कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट। तो वो कंडीशन क्या है, अब मान लीजिए हमारा कोई नया हैमिल्टोनियन है H प्राइम। पुराना क्या है हमारा H, नया हैमिल्टोनियन क्या है H प्राइम। और वो H प्राइम जो है वो कैसे रिलेटेड है, if there exists a new Hamiltonian capital H prime in the new coordinate system। वो कैपिटल Q और कैपिटल P वाले सिस्टम, ये जो H है ये तो स्मॉल q p का फंक्शन है, ये आपके पास कैपिटल Q कैपिटल P का फंक्शन है। तो हैमिल्टन की इक्वेशन अगर हम नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखें तो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये हैमिल्टन की इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं। जो स्मॉल में लिखी थी उसी को मैंने कैपिटल में लिखा है यहाँ पे। ओके, तो कैपिटल P डॉट जो है दैट विल बी इक्वल टू माइनस डेल H प्राइम अपॉन डेल Q के, और Q डॉट क्या हो जाएगा, डेल H प्राइम अपॉन डेल P के। और ऑल्सो कैपिटल H की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास इस तरह से हो जाएगी। नॉर्मल हैमिल्टोनियन कितना होता है हमारे पास, समेशन P के क्यू के माइनस एल। अब प्राइम लगा तो इस पे प्राइम आते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा कैपिटल P, यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल Q, और लाग्रांजियन भी नया होगा तो एल प्राइम हमने उसको ले लिया है। ठीक है, और एल प्राइम जो है वो हमारे वेरिएशनल प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करता है। मतलब हमारे पास कुल मिला के हमने नए कोऑर्डिनेट जो बनाए हैं वो हैमिल्टोनियन और लाग्रांजियन से रिलेटेड सारी कंडीशन सेटिस्फाई करे तो हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहेंगे, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इक्वेशन 1 वाले ट्रांसफॉर्मेशन को कैनोनिकल कब कहेंगे, जब इक्वेशन 2 सेटिस्फाई हो, इक्वेशन 3 सेटिस्फाई हो, इक्वेशन 4 सेटिस्फाई हो, गिव्स द करेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ द। और ये तीनों से हमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेगी वो उसी सिस्टम की होनी चाहिए जो सिस्टम पहले हम स्मॉल p और स्मॉल q से डिफाइन कर रहे थे। अब नए वाले भी उसके लिए जो इक्वेशन देंगे वो उसका डिस्क्रिप्शन देना चाहिए। देन ओनली वी विल कॉल इक्वेशन 1 एज अ कैनोनिकल या फिर कॉन्टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपके यूनिट 3 का फर्स्ट टॉपिक है। यूनिट 3 का आपके पास सेकेंड टॉपिक जो है वो है इंटीग्रल इन इनवेरिएंट ऑफ पॉइंट केयर, जो बाद में करेंगे। लेकिन इसके बाद देखो 6.2 करके टॉपिक है आपके पास लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन। लेट मी टेल यू, लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास किस में मेंशन है, यूनिट 1 में मेंशन है। सो आप उस टाइम मैंने आपसे कहा था यूनिट 1 के अंदर कि लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन हम बाद में पढ़ेंगे, तो हमारे पास ये हम पढ़ रहे हैं अब। ओके, सो लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास क्या कहता है, it is a mathematical technique used to change the basis from one set of coordinate to another। मतलब एक कोऑर्डिनेट का सेट है उसको नए कोऑर्डिनेट के सेट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम इस टेक्निक को यूज करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ ऑफ, जो फंक्शन है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई का। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन में एफ हमें दिया है और हमें इसका टोटल डेरिवेटिव निकालना है, तो टोटल डेरिवेटिव निकालने का आपको तरीका पता है कि एफ जो है अगर वो है x और y का, तो df जो है वो कैसे लिखा जाएगा, पहले f का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, फिर x का खुद का डिफरेंशिएशन करो, फिर y का रेस्पेक्ट में करो, फिर y का। तो ये देखिए डेल f अपॉन डेल x, यानी f का x के रेस्पेक्ट में, फिर x का खुद का,
प्लस f का y के रिस्पेक्ट में, फिर y का खुद का। अब मान लीजिए हम इस d को लिखते हैं u dx प्लस v dy, तो हमने u को किसको u से रिप्लेस किया, हमने डेल f बाय डेल x को u से रिप्लेस किया और डेल f बाय डेल y को हमने v से रिप्लेस किया। ओके, नाउ वी वांट टू चेंज द बेसिस फ्रॉम एक्स वाई टू यू वी। अब सपोज कीजिए हमें पुराना सेट हमारा क्या है, एक्स वाई का है, नया सेट हम बनाएंगे यू वी का, ठीक है। सो दैट नाउ u इज नाउ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज अ डिपेंडेंट वन। इसका ये मतलब है कि अब हम पहले हमारे x और y इंडिपेंडेंट थे, अब हमारे u और v इंडिपेंडेंट है। अगर हमारे ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है एक्स वाई क्या हो जाएंगे, इन पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, यानी x जो है वो u v का फंक्शन हो सकता है, y जो है वो u v का फंक्शन हो सकता है। यानी x और y जो है पहले इंडिपेंडेंट थे, अब वो डिपेंडेंट हो चुके हैं। Okay, now let f prime be a function which is of u and y। एक्चुअल में ये u और y का क्यों ले रहा है, u और v का क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि ये एक साथ डील नहीं करना चाह रहा। ये बोल रहा है आपके पास पुराना सेट में x y इंडिपेंडेंट थे, नए वाले में u v होने चाहिए, लेकिन एक साथ इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए, इसलिए केवल पहले u को मान लो। सो सिर्फ u को ही हमने इंडिपेंडेंट माना है, बाकी दूसरे वाले को छेड़ा नहीं है अभी तक, है ना, क्योंकि एक साथ दो की कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। सो दैट इज वाई सपोज u हमारा इंडिपेंडेंट है, अगर u हमारा इंडिपेंडेंट है तो हम नया फंक्शन लेते हैं f प्राइम। अब क्योंकि वो फंक्शन जो होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का लिया जाता है, तो हमने केवल x की जगह u लिया है, राइट। x पहले हमारा क्या था, इंडिपेंडेंट था, अब हमने u को इंडिपेंडेंट ले लिया है, y को हमने टच नहीं किया, इसलिए y को इसने एज इट इज रखा है। आ गई बात समझ में। सो f प्राइम बी ए फंक्शन ऑफ ओनली u एंड y सच दैट, और सच दैट में हमने कंडीशन डाल दी कि f प्राइम को हम डिफाइन करते हैं f माइनस यू एक्स। अब आपको पता चलेगा आगे हमने ऐसा ही क्यों लिया, f प्राइम को हमने f माइनस यू एक्स ही क्यों लिया। लेकिन अगर f प्राइम को हम f माइनस यू एक्स ले लेते हैं तो अब हम निकालते हैं df प्राइम। तो df प्राइम क्या होगा, f की जगह आ जाएगा df, और u और x दो फंक्शंस है जिनका मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, एक बार u को कांस्टेंट रख के x का कर दीजिए, x को कांस्टेंट रख के u का कर दीजिए। ओके, नाउ इक्वेशन 5 में हमें df मिला हुआ है, क्या df मिला हुआ है, ये रहा u dx प्लस v dy। ये df की वैल्यू उठा के अपन यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये रही df की वैल्यू, और बाकी माइनस यू डी एक्स माइनस एक्स डी यू जो है एज इट इज हमारे पास आ गया। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डी एफ प्राइम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप उसमें ध्यान से देखें तो कुछ टर्म्स आपके पास कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये यू डी एक्स से यू डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, वी डी वाई और माइनस का एक्स डी यू, तो वी डी वाई और माइनस का एक्स डी यू, राइट। लेकिन हमें पता है कि जो f प्राइम है वो सिर्फ किसका फंक्शन है, वो तो सिर्फ u और y का फंक्शन है। अगर वो u और y का फंक्शन है तो इसका टोटल डेरिवेटिव लेंगे इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। तो f प्राइम का u के रिस्पेक्ट में करो, u का खुद का, फिर f प्राइम का y के रिस्पेक्ट में करो, y का खुद का। तो ये रहा f प्राइम का u के रिस्पेक्ट में, u का खुद का, f प्राइम का y के रिस्पेक्ट में और y का खुद का। नाउ इक्वेशन 8 एंड 9 को हम कंपेयर करते हैं क्योंकि उन दोनों का LHS सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, और हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक तो dy दिया है तो dy हमारे पास नीचे भी है, du यहाँ पे दिया है, du भी हमारे पास है, तो dy और du के जो कोफिशिएंट्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो अगर dy और du के कोफिशिएंट्स इक्वल करेंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन में v है, dy का कोफिशिएंट, नीचे क्या है, डेल f प्राइम अपॉन डेल y, तो ये v आ जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास x आ जाएगा जो कि du के कोफिशिएंट्स हैं। तो हमें यहाँ पे x और v जो है, दीज आर द नेसेसरी रिलेशन फॉर लेजेंडरे ट्रांसफॉर्मेशन। ये लेजेंडरे ट्रांसफॉर्मेशन के, तो आप देख सकते हैं x जो है वो आपका मिल चुका है और v जो है वो भी आपको यहाँ पे मिल चुका है। ओके, ये हमारे लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन आपके पास ओके, एज इट इज आपको जनरेटिंग फंक्शन डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है बट इनडायरेक्टली आता है ये एग्जाम में, कि डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये नेट के और गेट के एग्जाम के पर्पज से भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पढ़ना है, ठीक है। इससे रिलेटेड टॉपिक्स हमारे सिलेबस में। तो जेनेटिक फंक्शन में क्या है कि मान लीजिए फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाग्रांजियन एल जो कि हमारा स्मॉल कोऑर्डिनेट्स के टर्म में होता है, और एल प्राइम जो कि हमारा कैपिटल के टर्म्स में होता है, और वो हमने अभी भी देखा है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कंडीशन क्या है कि हैमिल्टन का प्रिंसिपल या वेरिएशन प्रिंसिपल सेटिस्फाई होना चाहिए। तो एल भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है और एल प्राइम भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। एल हम जानते हैं ये होता है, एल प्राइम हम जानते हैं ये होता है। तो हमारे पास अगर इस एल की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो,
ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो तो ये इक्वेशन आएगी, और एल प्राइम की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो इक्वेशन 13 आएगी। 12 और 13 तक कोई दिक्कत हमें है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 13 को 12 में से माइनस कर देंगे, ठीक है, 13 को 12 में से माइनस कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। सिंपली डायरेक्टली हमने लिखा हुआ, बस माइनस किया है। आप इस वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। और इन डेल्टा वेरिएशन प्रोसेस द कंडीशन दिस, अगर ये सेटिस्फाई होती है तो, अगर मान लीजिए कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इन जनरल जो एफ होता है वो नॉर्मली लिया जाता है कि कोई टोटल डेरिवेटिव लिया जाता है, वेयर एफ इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन। ऐसा क्यों हम लेते हैं डेल्टा वेरिएशन प्रोसेस में? अच्छा, ऐसा क्यों किया हमने? देखो, डेल्टा वेरिएशन प्रोसेस में हमने देखा था ना कि जो हमारे पास बहुत सारे कर्व होते हैं, कितने भी कर्व होते हैं, लेकिन उन सबका जो एंड पॉइंट होता है, तो सपोज ये T1 पे है और ये T2 पे है, ये हमारे पास क्या होता है, डेल्टा वेरिएशन जो है सारे पाथ के हर पॉइंट के लिए अलग अलग होता है, लेकिन डेल्टा कहाँ पे, T1 पे, और डेल्टा कहाँ पे, T2 पे, वो 0 होता है। तो ऐसी सिचुएशन में देखो, अगर आप FDT लेते हो, करेक्ट, और यहाँ की लिमिट है T1 से T2 और आगे आपने लगा रखा है डेल्टा, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो f है, अगर मैं इसे लिखूं कैपिटल df बाई dt, यानी कि टोटल डेरिवेटिव लिया है मैंने किसी भी रैंडम फंक्शन का, तो इंटीग्रेशन में मुझे मिलेगा df अपॉन dt, साइड में dt, तो dt से dt कैंसिल आउट, और df जो है वो कितना हो जाएगा, इस df में f का डिफरेंशिएशन हो रहा है और इसी का इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, आपको सिर्फ f मिलेगा, और f की लिमिट होगी आपके पास T1 से T2, लेकिन आगे क्या लगा हुआ है, डेल्टा वेरिएशन, तो आपके पास डेल्टा f आ जाएगा T1 पे और T2 पे, और हमने देखा था T1 पे कोई वेरिएशन और T2 पे कोई वेरिएशन हमेशा 0 होता है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं, तो ये 0 आ जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर ये लिख दिया है कि अगर हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो इस छोटे वाले f को हम किसी नए फंक्शन के टोटल डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डेल्टा एफ dt में f की जगह हम ये रख देते हैं, ये लो हमने रख दिया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, df बाई dt इज इक्वल टू एल माइनस एल प्राइम। क्यों आया भाई, आप ये देखिए इक्वेशन 14 बेसिकली क्या है, इक्वेशन 14 है आपके पास डेल्टा इंटीग्रेशन T1 से T2, ये जो स्मॉल pq है ये क्या है आपके पास l, और ये आपके पास यहाँ पे क्या दिया एल प्राइम, और साथ में आपके पास इंटीग्रेशन क्या है dt इक्वल टू 0। इसका मतलब कंपेयर करो, और वेरिएशन प्रिंसिपल कितना होता है, एफ डी टी इक्वल टू 0, तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो जो छोटा वाला एफ है वो किसके इक्वल है, एल माइनस एल प्राइम के, और जो छोटा वाला एफ है वो हमने अभी भी क्या बोला, डी एफ बाई डी टी, और यही किसके इक्वल आ रहा है, एल माइनस एल प्राइम, तो यहाँ से हमने लिख दिया है डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू एल माइनस एल प्राइम, और या फिर डी एफ बाई डी टी की जगह ये एल की वैल्यू रख दो और ये एल प्राइम की रख दो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। दिस फंक्शन f इज नोन एज जनरेटिंग फंक्शन, तो एग्जाम में अगर आपके पास आता है कि डिफाइन जनरेटिंग फंक्शन, तो ये आप 4-5 लाइंस लिख सकते हैं। इसका मीनिंग ये खुद कह रहा है, विल बी क्लियर लेटर ऑन, बाद में पता चलेगा कि इसका नाम जनरेटिंग फंक्शन क्यों रखा गया है। नाउ इन द फर्स्ट ब्रैकेट इन 16, ये फर्स्ट ब्रैकेट जो है ये तो स्मॉल l है, और बाकी छोड़ दीजिए आप। हाँ, ये क्या बोल रहा है कि जो कैपिटल f है, दिस f इज अ फंक्शन ऑफ 4n+1 वेरिएबल। ये 4n+1 क्यों हुआ भाई, आपको देखना पड़ेगा ये 4n कैसे हुआ। देखो, आपके पास अगर n वेरिएबल है तो n स्मॉल p होंगे, n ही स्मॉल q होंगे, और इसमें कैपिटल p कैपिटल q आ रहे हैं, n ही आपके पास कैपिटल p होंगे, n ही आपके पास कैपिटल q होंगे, तो n प्लस n प्लस n प्लस n कितना हो जाएगा, 4n हो जाएगा, और साथ में आपके पास हैमिल्टोनियन में टाइम भी आता है, तो एक ही टाइम होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 4n+1, तो 4n हो जाएगा, ये 4 तो ये रहे और t ये रहा, ओके। नाउ इट इज टू बी रिमेम्बर्ड दैट द वेरिएबल्स आर सब्जेक्टेड टू द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन 1, लेकिन हमने देखा था जो कैपिटल Q है उसे स्मॉल p और स्मॉल q के फंक्शन के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कैपिटल Q जो है वो बाद में जहां पर भी हमारे पास कैपिटल Q आ जाएगा उसे हम इंडिपेंडेंट नहीं मानेंगे, मतलब हमारे पास पहले ये है कि p के और q के और कैपिटल Q के और कैपिटल P के और T, ये हमारे पास 4n+1 हो रहे हैं, लेकिन ये स्मॉल q किसका फंक्शन है, स्मॉल p स्मॉल q का, तो इसको हटा के वापस स्मॉल p स्मॉल q रख लो। इसी तरह से ये कैपिटल P है वो भी किसका फंक्शन है, इनका है, तो ये दोनों हट जाएंगे क्योंकि इनडायरेक्टली ये इसी के ही फंक्शन है, इनडायरेक्टली क्योंकि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू डायरेक्टली ये इस पे डिपेंडेंट है, तो आपके पास 2n बचेगा और t की जगह 1, तो आपके पास 4n+1 जो है वो किस में रिड्यूस हो गया, 2n+1 में, सो हेंस आपके पास f कैन बी रिटन एज अ फंक्शन ऑफ 2n+1 वेरिएबल, ठीक है। नाउ
इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द फॉलोइंग फॉर्म। और ये जो कैपिटल एफ है ये 4 फॉर्म में आपके पास हो सकता है। एफ जो है, क्योंकि हमारे पास 4 फॉर्म ही, हमने क्यों बोला, ये देखिए एक्चुअल में आपके पास ये तो पता है कि स्मॉल पी, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू और कैपिटल पी, इसमें हमारे पास कोई भी 2 इंडिपेंडेंट मान लो, बचे हुए 2 जो होंगे वो उन पे डिपेंडेंट मान लिए जाएंगे। मतलब 4 में से किन्हीं भी 2 को आपकी मर्जी से आप इंडिपेंडेंट मान लो, तो जो रिमेनिंग 2 है उन 2 को आप कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जो आपने इंडिपेंडेंट माना है उनके फंक्शन के फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि मेरा पी और क्यू इंडिपेंडेंट है, तो मेरा जो एफ है वो सिर्फ पी और क्यू का ही फंक्शन होगा। अब मुझे कैपिटल क्यू कैपिटल पी नहीं लिखना है, क्यों, कैपिटल क्योंकि मेरे 2 इंडिपेंडेंट हो गए तो ये मेरे क्या हो गए, डिपेंडेंट हो गए। तो आपके पास 4 कॉम्बिनेशन ही बन सकते हैं इनमें, यानी कैपिटल एफ जो है वो स्मॉल पी स्मॉल क्यू का बन सकता है, स्मॉल पी कैपिटल क्यू का बन सकता है, स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू के साथ क्या क्या आ सकता है, कैपिटल पी आ सकता है, और स्मॉल पी के साथ कैपिटल पी आ सकता है। ये 4 कॉम्बिनेशन यहाँ लिखे हुए हैं, देख लिए। टी तो सब में ही आएगा, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू कैपिटल पी, स्मॉल पी कैपिटल क्यू, स्मॉल पी कैपिटल पी, यानी कि ये 2 इंडिपेंडेंट है तो रिमेनिंग जो 2 बचेंगे 4 में से वो इन्हीं 2 पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चारों केसेस को अलग अलग से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम कैपिटल एफ को स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू का, जो कि F1 है ना, वो मानते हैं। तो टोटल डेरिवेटिव लेते हैं इसका, तो वही करना होगा, एफ का पहले स्मॉल क्यू के रेस्पेक्ट में, फिर स्मॉल क्यू का खुद का, एफ का कैपिटल क्यू के रेस्पेक्ट में, फिर कैपिटल क्यू का खुद का, और फिर एफ का टी के रेस्पेक्ट में। तो ये देखिए एफ का स्मॉल क्यू के रेस्पेक्ट में और क्यू का खुद का, इसलिए यहाँ पे डॉट लगाया हुआ है। इसी तरह से एफ का कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू के ऊपर डॉट मतलब खुद का, और डेल एफ बाई डेल टी। नाउ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 19 फ्रॉम 16b। अब 16b दिखा देती हूँ आपको, ये है 16b, देख लीजिए आप, इसको माइनस करना है हमें 19 में। तो आप ध्यान से देख लीजिए, आपके पास पेन कॉपी उठाइए फटाफट और 16b को 19 में से माइनस कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं याद रहेगा वापस ये पूरा एक्सप्रेशन। ये माइनस करना है 19 में से, और 19 आपके पास ये है। ठीक है, तो आप माइनस करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, क्यू डॉट दोनों में कॉमन आ जाएगा और ये मिल जाएगा, और एच प्राइम माइनस एच आपको ये मिल जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि दोनों का ही लेफ्ट हैंड साइड आपके पास 0 है, उस दोनों का ही लेफ्ट हैंड साइड सेम है। ऊपर में भी डी एफ बाई डी टी था, इसमें भी डी एफ बाई डी टी है, बस एफ की जगह F1 लेना है। आई होप इट इज क्लियर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ओके ये क्यू डॉट लगा हुआ है यहाँ पे, इस क्यू डॉट का मतलब क्या है, इस क्यू डॉट का मतलब है डी क्यू अपॉन डी टी। तो पूरी इक्वेशन को डी टी से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, तो यहाँ पे जब मैं डी टी से मल्टीप्लाई करूं तो सिर्फ कितना रह जाएगा, डी क्यू, तो ये आ जाएगा डी क्यू। सिमिलरली यहाँ पर डी कैपिटल क्यू आ जाएगा। ठीक है, और एच प्राइम माइनस एच माइनस, इसके साथ में हमारे पास डी टी था ही नहीं, अब मल्टीप्लाई करोगे तो इसके साथ में मल्टीप्लाई हो गया डी टी, और हमें मिल गया इक्वेशन 20 0। अब क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट किसको माना था, स्मॉल क्यू को और कैपिटल क्यू को, दे आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब ये इंडिपेंडेंट होते हैं तो इन सबके कोफिशिएंट अलग अलग 0 होते हैं। मतलब स्मॉल क्यू इंडिपेंडेंट है, कैपिटल क्यू इंडिपेंडेंट है, टी इंडिपेंडेंट है, तो हमें इनके कोफिशिएंट को अलग अलग 0 करना पड़ेगा। तो पहले इसको 0 करो, इसको 0 करोगे तो स्मॉल पी किसका फंक्शन, स्मॉल पी किसके इक्वल आ गया, डेल एफ अपॉन डेल क्यू। तो ये देखो स्मॉल पी तो ये आ गया, और इसको 0 करोगे तो कैपिटल पी आपके पास ये आ गया, और इस थर्ड टर्म को 0 करोगे तो एच प्राइम माइनस एच हमारे पास ये आ जाएगा। आ गई बात समझ में आपको। नाउ ये हमारे पास इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ चुकी है, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन, आप देखो आपने एफ को किसका फंक्शन माना था, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू का माना था। तो रिमेनिंग कौन कौन से बचे, स्मॉल पी और कैपिटल पी, इसलिए हमें जो 2 फॉर्म मिले हैं, ये देखो ये स्मॉल पी का फॉर्मूला आ गया और ये हमारे पास कैपिटल पी का। तो 2 को इंडिपेंडेंट मान के रिमेनिंग 2 को उनके फॉर्म में लिखा जा सकता है। बाकी आपको ये नहीं करना है, बस इतना ही सफिशियंट है। ठीक है, ये हमारा केस 1 हो गया। ठीक है, अच्छा मैंने बताया था ना मीनिंग क्लियर हुआ, तो ये क्या बोल रहा है आगे देखो, इसका मतलब जो कैपिटल क्यू है वो आपके पास इसका फंक्शन है, कैपिटल पी आपके पास, दीज आर द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, देन वी फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ फंक्शन एफ। आपने स्मॉल पी और कैपिटल पी जो निकाला है, आप देख सकते हैं आपको एफ का ही डिफरेंशिएशन करना पड़ा था, समथिंग समथिंग एफ का, यानी अगर एफ पता है तो स्मॉल पी और कैपिटल पी पता किए जा सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फंक्शन एफ, दैट इज व्हाई एफ इज नोन एज जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमने बोला था, डेफिनेशन हम बताएंगे तो हमने बता दिया। केस 2 आ जाओ, केस 2 में F2 ऊपर देख लेना, इसका फंक्शन था, स्मॉल लेना है क्यू, कैपिटल लेना है पी। ठीक है,
लेकिन हम क्या करेंगे, अब हमें क्योंकि F1 पता है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, F1 की मदद से, मतलब चाहो तो आप अभी जो किया था उतना लंबा भी कर सकते हो, बट उतने लंबे की जरूरत नहीं है क्योंकि एक बार निकाल लिया हमने F1। अब F1 की हेल्प से हम F2 निकाल सकते हैं। कैसे? लेजेंडरे ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। लेजेंडरे में हमने देखा था कि F प्राइम को लिखा जाता है F माइनस यू एक्स, जहां F पुराना फंक्शन होता है और F प्राइम नया। इस बार हमें पुराना फंक्शन ऑलरेडी मिल चुका है, पुराना हमारा होगा F1 और नया जो है वो हमारा होगा F2। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन में ये चीज हमें पता थी। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें पता करना है कि कौन सा हमारे पास यहाँ पर क्या है। और ये जो कैपिटल P है ये भी हमने F1 के फॉर्म में अभी अभी निकाला था। ये भी तो देखो, तीन चीजें लिख रही हूं मैं। एक तो मैं लिख रही हूँ F प्राइम इज इक्वल टू F माइनस यू एक्स। एक हमारे पास है कैपिटल P के इज इक्वल टू माइनस का डेल F1 अपॉन डेल Q के। एक हमारे पास है u इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो हमें क्या क्या पता है, हमें क्या रखना पड़ेगा, इन दोनों को कंपेयर करो। इन दोनों को करोगे तो u की जगह में क्या रखना है, देखो यहाँ नेगेटिव है तो आप नेगेटिव चाहो तो इस इधर ले लो, इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले लोगे तो u आपका हो जाएगा माइनस पी के। तो ये देखो u इज इक्वल टू माइनस का पी के। और ऊपर आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे f आ रहा है, यहाँ पे f1, तो इसका मतलब f आपका क्या हो जाएगा, f1 हो जाएगा। नीचे x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ q के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो x आपका क्या हो जाएगा, q के। और नया फंक्शन जो है f प्राइम वो हमारा क्या हो जाएगा, f2। तो ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है। तो देयर फोर F2 इज इक्वल टू F1। अब हम लगाते हैं F प्राइम में फॉर्मूले पुट करते हैं, राइट, F प्राइम में फॉर्मूले पुट करते हैं सारे। तो हमारा है F प्राइम इज इक्वल टू F माइनस यू एक्स। हमने देख लिया u हमारा बन रहा है माइनस का p के, x हमारा बन रहा है कैपिटल Q के, f हमारा बन रहा है F1, तो यहाँ और f प्राइम हमारा बन रहा है F2। तो रखो, तो यहाँ आ जाएगा F2 इज इक्वल टू F1 माइनस ये माइनस का p के और ये q के। तो हमें मिल जाएगा F2 इज इक्वल टू F1 प्लस पी के और क्यू के, क्योंकि के लगा हुआ है इसलिए समेशन लगा दो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। और ये जो इक्वेशन है ये लिखी हुई दिखा देती हूँ, ये यहाँ पे है इक्वेशन नंबर 24। देखो F2 जिसका फंक्शन उसे रहने दो, F1 जो हमने अभी लिखा है, राइट। नाउ अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाँ, इस F2 का इक्वेशन 24 का डिफरेंशिएशन करो विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल Q। ठीक है, इक्वेशन F2 का, इस इक्वेशन का, तो F2 को किसके रेस्पेक्ट में होना है, कैपिटल Q। तो इधर आ जाएगा डेल F2 अपॉन डेल Q के। और F1 का भी करना पड़ेगा, तो F1 का हो जाएगा। और जब इस एक्सप्रेशन का करोगे तो QK का QK के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और PK जो है वो आ जाएगा एज इट इज हमारे पास, तो PK आ जाएगा हमारे पास, राइट। अब हम जानते हैं कि डेल F2 अपॉन डेल QK को रहने दो, डेल F1 वाले को टर्म को देखो, डेल F1 अपॉन डेल QK क्या लिख सकते हो आप, ये देखो, ये यहाँ पर देखो, ये मैं जो लाइन कर रही हूँ, डेल F1 अपॉन डेल Q को आप लिख सकते हो माइनस का पी के। तो ये माइनस इसकी जगह आ जाएगा माइनस का पी के और ये प्लस पी के एज इट इज है। माइनस का पी के और प्लस का पी के हो जाएगा आपका 0। ठीक है, 0 होते इसका मतलब जो डेल हाँ ये मैंने रखा है, ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया तो 0 आ रहा है। तो डेल F2 अपॉन डेल Q के आपका कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। नाउ यूजिंग इक्वेशन 16, यूजिंग इक्वेशन 16 इक्वेशन हमारे पास क्या थी, L माइनस एल प्राइम इज इक्वल्स टू डी एफ वन अपॉन डी टी। ये हमारे पास इक्वेशन 16 थी, आप वीडियो को बैक करके देख लेना, है ना। L माइनस एल प्राइम इज इक्वल्स टू, तो L ये लिख दिया और L प्राइम ये लिख दिया df1। और अब इसमें f1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ये क्यों, क्योंकि हमारा जो f2 है वो आया है f1 प्लस समेशन पी के और क्यू के। यहाँ से अगर f1 की वैल्यू निकालो तो ये टर्म नेगेटिव में चली जाएगी, तो ये हमारे f1 की जगह आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस डी बाई डी टी को अंदर लेके जाओ तो क्या बनेगा, यहाँ से आपका बनेगा df2 अपॉन डी टी माइनस, और डी बाई डी टी जब इस पे जाएगा, जब इस पे जाएगा डी बाई डी टी, तो एक बार p पे अप्लाई होगा तब q कांस्टेंट, फिर q पे अप्लाई होगा तब p कांस्टेंट। तो माइनस का लिख सकते हैं समेशन कैपिटल P का कर दो, तब q को एज इट इज रहने दो और फिर p को एज इट इज रहने दो और q को कर दो। तो ये राइट हैंड साइड तो ये मिलेगी और लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये पूरी की पूरी इस तरह से रहने दो, करेक्ट। जब ये रहने दोगे तो आप ध्यान से देखिए, मैं इस इक्वेशन को यहाँ लिखती हूँ एक बार ना, k नहीं लगाऊंगी, स्मॉल p और q डॉट माइनस h, फिर इस माइनस को मैं ब्रैकेट के अंदर ले लेती हूँ, माइनस समेशन कैपिटल P कैपिटल Q डॉट प्लस का h प्राइम
और राइट हैंड साइड में ये आ जाएगा हमारे पास df2 बाय dt माइनस का समेशन कैपिटल P डॉट Q माइनस का समेशन कैपिटल P Q डॉट। दोनों साइड में देखिए इधर भी माइनस का है टर्म, इधर भी माइनस का है, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और df2 बाई d2 की वैल्यू निकाल लो, तो df2 बाई d2 को रहने दो और ये जो बचा हुआ टर्म है इसे आप ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर 25 इक्वेशन करके देख लेना, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, उसको ले जाओगे तो इस तरह से हमें इक्वेशन 25 मिल चुका है। अब क्या करेंगे, 25 के बाद छोड़ दो, हम जानते हैं कि f2 जो है किसका फंक्शन माना था हमने, स्मॉल q कैपिटल q का, तो उसका टोटल डेरिवेटिव लेते हैं, तो f2 बाई dt करेंगे तो f का q के रेस्पेक्ट में, q का खुद का, f का कैपिटल P के रेस्पेक्ट में, P का खुद का और f का t के रेस्पेक्ट में, और कंपेयर कर लो इक्वेशन 25 और 26 को, क्योंकि 25 और 26 का LHS सेम है, तो 25 और 26 आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इक्वेशन 25, ध्यान से देखिए, ये लो इक्वेशन, यहाँ पे भी ये है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड में ये है, यहाँ पर भी देखो स्मॉल q डॉट है, यहाँ पर भी स्मॉल q डॉट, यहाँ कैपिटल P डॉट है, यहाँ पर भी की P डॉट, तो q डॉट के कोफिशिएंट में इधर तो है p के और इधर ये टर्म है, तो q डॉट का कोफिशिएंट कंपेयर करो, p डॉट का कोफिशिएंट कंपेयर करो और रिमेनिंग पार्ट है h माइनस h प्राइम, वो हो जाएगा इसके बराबर, तो कंपैरिजन करेंगे तो ये आपको p के, ये आपको q के और ये आपको h माइनस h प्राइम, दीज आर द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास केस 2 हो गया। अब केस 3 करते हैं। केस 3 में हमारे पास f3 लेना है, जो आप ऊपर देख लीजिएगा f3, वो भी हम f1 की मदद से लेंगे क्योंकि f1 हमने सबसे पहले निकाला था, तो f2 को भी हमने f1 की मदद से सॉल्व किया, f3 को भी हम f1 की मदद से और f4 को भी हम इसी की मदद से। तो जब f3 को लेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन द रिलेशन, और f1 में आपने ध्यान से देखना, f1 में हमने ये रिलेशन प्रूव किया था ये वाला, तो इस बार हमारे पास क्या है, हमारे पास u होता है डेल f अपॉन डेल x, और इस बार हम ले रहे हैं स्मॉल p इज इक्वल्स टू डेल f1 अपॉन डेल q, तो u हमारा किसका रोल प्ले करेगा, स्मॉल p का, और x हमारा किसका रोल प्ले करेगा, स्मॉल q का, तो जब हम लिखेंगे f प्राइम इज इक्वल्स टू f माइनस ux, तो इस बार नया हमारा हो जाएगा f3, पुराना हमें लेना है f1 माइनस स्मॉल u हमारा है स्मॉल p और x हमारा है q। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से f3 इज इक्वल्स टू f1 माइनस pq, समेशन pq आ जाएगा, अगर f1 निकालोगे तो f3 प्लस pq आ जाएगा। अगेन 16 नंबर की इक्वेशन देखना, 16 में था l माइनस l प्राइम इज इक्वल्स टू df1 बाई dt था, f1 की जगह हम पुट कर देंगे ये। ठीक है, और बाद में इस d बाई dt को आप अंदर लेके जाओगे तो अगेन वही आपको करना पड़ेगा, df3 अपॉन dt प्लस समेशन, एक बार स्मॉल p का कर दो, डॉट लगा दो, तब q को रहने दो, और एक बार स्मॉल p को रहने दो, q पे डॉट लगा दो। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये की यही रहेगी, तो बाद में जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको अपन कैंसिल आउट करेंगे। ओके, कैंसिलेशन के बाद आप देख लेना, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, da बाई d3 ये हो जाएगा, और हम जानते हैं कि q की जो f3 है वो है स्मॉल p का फंक्शन, कैपिटल q का फंक्शन और t का। ऐसी सिचुएशन में अगर हम इसका टोटल डेरिवेटिव लेते हैं तो वो टोटल डेरिवेटिव ही आएगा, क्योंकि f3 का पहले p के रेस्पेक्ट में करो, फिर p का खुद का, फिर f3 का q के रेस्पेक्ट में करो, फिर q का खुद का, फिर f का t के रेस्पेक्ट में। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कंपैरिजन कर लो किस किस के कोफिशिएंट, स्मॉल p डॉट स्मॉल p डॉट, तो इसका मतलब q के जो है वो इसके बराबर होगा, और ये इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है, इधर कैपिटल q के डॉट है, इधर भी कैपिटल q के डॉट है, तो p के जो है वो इसके बराबर होगा विद नेगेटिव साइन, तो ये आ जाएगा, और h माइनस h प्राइम जो है वो आपका ये हो जाएगा, तो इक्वेशन 29 जो है वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मिल जाएगी थर्ड केस में। एंड आई गेस आपको केस 4 जो है वो खुद को समझना चाहिए, तो आई एम जस्ट शोइंग, सिंपली आपको क्या करना है, f4 को आप जो है वो लिख सकते हैं यहाँ पे, yes, the generating function f4 can be corrected to f1 with the equation like this. ओके, इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि f4 में ये दो टर्म कैसे आए है ना, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। देखो f4 आपका है स्मॉल p कैपिटल p का फंक्शन है ना, लेट मी जस्ट शो यू, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। f4 आपका है स्मॉल p कैपिटल p का, ठीक है, और अगर f1 के टर्म में आपको लिखना है तो वो स्मॉल q कैपिटल q का है, तो दोनों ही ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। अब तक क्या हो रहा था हमारे पास, f2 और f3 में f1 का एक वेरिएबल तो सेम आ रहा था, दूसरा चेंज करना पड़ रहा था, तो अगर हम ये करेंगे तो अभी अभी हमने f3 देखा,
F3 हमारे पास किसका फंक्शन था, स्मॉल p कैपिटल Q का, आप देख लीजिएगा। तो क्यों ना पहले F1 को F3 के टर्म में लिख लिया जाए और फिर F3 को F1 के टर्म में लिख लिया जाए। तो सबसे पहले देखो हम जब और हाँ, F3 का डेरिवेशन अभी अभी जब किया था तो आपको एक चीज मिली थी, कैपिटल P इज इक्वल्स टू माइनस का डेल F3 अपॉन डेल कैपिटल Q। आप देख लीजिएगा, अगर मैं इसे कंपेयर करूं u इज इक्वल्स टू डेल F अपॉन डेल x से, तो मेरा u जो है वो मेरा आ जाएगा माइनस का p, क्योंकि इस नेगेटिव को इधर ले लो, और x मेरा आ जाएगा कैपिटल Q, राइट। तो अगर मैं F3 को मानती हूं तो मुझे F4 क्या लिखना पड़ेगा, इस फॉर्मूले में रखते हैं, f प्राइम इज इक्वल्स टू f माइनस यू एक्स, इसको रख देते हैं F4, इसको रख देते हैं F3, u को रख देते हैं माइनस का p और x को रख देते हैं कैपिटल Q। तो F4 विल बी इक्वल टू F3 प्लस कैपिटल P कैपिटल Q। अब जो F3 का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था, F3 को हमने रखा था कैपिटल F1 माइनस स्मॉल p माइनस स्मॉल q और साथ में आ जाएगा प्लस का p प्लस का q। तो ये आपका F4 जो है वो F1 के टर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। तो लेट मी शो यू, देखिए ये F4 यहाँ पे F1 प्लस कैपिटल पी क्यू माइनस स्मॉल पी क्यू, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि दोनों वेरिएबल, मैंने कहा था ना शुरू में, उसने u को इसलिए माना था कि दोनों वेरिएबल ही देखा था आपने, एक्स वाई जो था उसको नए सेट में लिखना था uv, तो हमें अभी तक हमें केवल एक को ही मान के चल रहे थे कि केवल u को, तो दिक्कत नहीं आई थी। जब दोनों ही चेंज हो जाते हैं तो इस तरह से हमें टर्म ज्यादा मिलेगी। एनीवेज, इक्वेशन 14 में हमारे पास था L माइनस एफ प्राइम इज इक्वल्स टू डी एफ वन बाई डी टी, है ना। तो यहाँ से F1 की वैल्यू निकालो, जो यहाँ से F1 की वैल्यू निकालोगे वो यहाँ पर रखी गई है, जो कि F4 माइनस ये होगा। अब हम क्या करेंगे, पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, राइट। तो आपको बहुत सारे टर्म मिलेंगे, और क्योंकि जो F4 है वो हमारा स्मॉल p कैपिटल P और t का फंक्शन है, तो उसका टोटल डेरिवेटिव से आपको ये मिलेगा। यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करने से तो ये मिलेगा और टोटल डेरिवेटिव लेने से ये मिलेगा। बाद में इसको और इसको आपको कंपेयर करना है, कोफिशिएंट्स कंपेयर कीजिए, कंपैरिजन करने से ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट जनरेटिंग जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन नहीं करना है, नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। कंडीशंस वेरी इंपॉर्टेंट, कंडीशन फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपको एग्जाम में दिया जाएगा कि प्रूव कीजिए कि पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कैनोनिकल है, ठीक है। तो हमें ये बात पता है, आप इक्वेशन 21 देख लीजिएगा। इक्वेशन 21 में हमारा जो सबसे पहला फंक्शन था स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, उसमें हमें सपोज हम, हाँ मतलब मान लीजिए अगर हम जो है F1 लेते हैं और वो केवल स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू का फंक्शन है, t का नहीं है, अगर वो t का नहीं है तो डेल F बाई डेल t जीरो मिलेगा। और अगर ये जीरो मिलेगा तो हमने ध्यान रखना इक्वेशन 21 ये मिली थी, h माइनस एच प्राइम वॉज इक्वल्स टू डेल F बाई डेल t। अब देख लीजिएगा, अब क्योंकि t का फंक्शन ही नहीं मान रहे हैं तो h और h प्राइम इक्वल आ जाएंगे, तो h इक्वल टू h प्राइम आ जाएगा, ये कंडीशन जीरो मिल जाएगी और f t का फंक्शन नहीं होगा। ऑल्सो 21 इक्वेशन में, यानी जो जनरेटिंग फंक्शन में फर्स्ट वाला केस था, फर्स्ट वाले केस में हमें ये दो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मिली थी, स्मॉल p और कैपिटल P। ओके, नाउ अगर हमारे पास ये है कि स्मॉल कैपिटल F जो है वो स्मॉल q और कैपिटल Q का फंक्शन है, तो इसका टोटल डेरिवेटिव लीजिए। तो f का q के रेस्पेक्ट में करो, q का खुद का, फिर f का कैपिटल Q के रेस्पेक्ट में करो, कैपिटल Q का खुद का, तो ये इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। ये इक्वेशन मिलेगी। अब इस इक्वेशन के अंदर इन दोनों इक्वेशन को यूज करो, तो देखो डेल F अपॉन डेल Q के, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, डेल F अपॉन डेल Q की जगह आप लिख सकते हो P के, तो यहाँ तो आ जाएगा P के, और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, माइनस का कैपिटल P, तो ये माइनस का कैपिटल P आ जाएगा, इक्वेशन 36। नाउ इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड आपके पास टोटल डेरिवेटिव है, ओके। तो राइट हैंड साइड भी आपके पास क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट डिफरेंस, मतलब डीए का मतलब होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इसलिए अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल होगा तो उसके लिए ये क्वांटिटी जो है दिस मस्ट बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा, मतलब क्वेश्चन। एग्जाम्पल देखिए, अच्छा ये डिस्कस हार्मोनिक ऑसिलेटर एज एन एग्जांपल ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो आपको नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, ये कभी आया नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग इट, बट हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रूव दैट द जनरेटिंग फंक्शन दिस इट जनरेट्स द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। आइडेंटिटी का मतलब होता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, हमें यहाँ पर आपको पहचानना पड़ेगा, देखो कि यहाँ पर आपको f जो है वो क्या दिया हुआ है, किस किस का फंक्शन आपका है, स्मॉल q और कैपिटल p। अब आपको चार केसेस देखने हैं कि चार केसेस में ये कौन सा केस है, तो जब स्मॉल q कैपिटल p था तो वो हमारा था f2, तो यहाँ पर जनरेटिंग फंक्शन जो है वो f2 है,
और हमें दिया हुआ है समेशन स्मॉल क्यू आई पी आई। तो इक्वेशन ऑब्वियसली हम किसकी लगाएंगे, जो F2 की इक्वेशन है वो लगवानी पड़ेगी। तो F2 की जो इक्वेशंस थी वो आप देख लीजिएगा, वो थी स्मॉल पी के इज इक्वल्स टू डेल F2 अपॉन डेल क्यू के, और कैपिटल क्यू के इज इक्वल्स टू डेल F2 अपॉन डेल पी के। ये F2 की थी। पहले आपको पहचानना है कि आपको जो फंक्शन दिया है वो चारों केसेस में कौन सा है, और फिर पहचानने के बाद उसी की दो इक्वेशंस आपको लगानी है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं पहले वाली। तो ये रहा पी आई इज इक्वल टू डेल F2 अपॉन डेल क्यू आई। तो इसमें F2 की जगह रखो, क्या रखना है F2 की जगह, इसका मतलब मुझे निकालना है डेल F2 अपॉन डेल क्यू। तो डेल बाय डेल क्यू, और F2 की वैल्यू कितनी है, समेशन स्मॉल क्यू कैपिटल पी। किसके रिस्पेक्ट में करना है, क्यू के रिस्पेक्ट में, तो क्यू का 1 हो जाएगा। तो सिंपली आपके पास क्या बचेगा, पी बचेगा। तो देखो स्मॉल पी लगाओगे तो पी आई बच रहा है। सिमिलरली आप क्यू कैपिटल क्यू निकालिए, कैपिटल पी के रिस्पेक्ट में किए, यानी कि स्मॉल पी जो आ रहा है वो कैपिटल पी के फॉर्म में आ रहा है और स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू के। इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। आइडेंटिटी का मतलब नया कोऑर्डिनेट बिल्कुल पुराने के बराबर आ रहा है। तो स्मॉल पी कैपिटल पी के, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू के, राइट। ऑल्सो क्योंकि हमें F2 दिया है, टाइम है ही नहीं उसमें, टाइम है ही नहीं, तो H प्राइम माइनस H इज इक्वल टू डेल F अपॉन डेल T से डेल F बाई डेल T तो 0 हो जाएगा, और हैमिल्टोनियन भी इक्वल आ रहा है, यानी सारे नए कोऑर्डिनेट पुराने के इक्वल आ गए। कैपिटल P स्मॉल p के इक्वल आ गया, कैपिटल Q स्मॉल q के इक्वल आ गया, नया हैमिल्टोनियन पुराने हैमिल्टोनियन के इक्वल आ गया, एंड दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सो द न्यू एंड ओल्ड वेरिएबल्स आर सेपरेटली इक्वल एंड हेंस F जनरेट्स एन आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शो दैट फॉर द फंक्शन दिस द ट्रांसफॉर्मेशन आर गिवन बाय दिस। ये ट्रांसफॉर्मेशन होंगे 3। तो बस कुछ नहीं पहचानना है, आपको पहचानना है कि ये F कौन सा है, दिस इज F1, क्योंकि ये स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू का है। तो F1 की 3 इक्वेशंस कौन कौन सी है, ये वाली है, ये वाली है, और एक है H प्राइम माइनस H इज इक्वल टू डेल F1 अपॉन डेल T। आप इक्वेशन 21 देख लीजिए। तो पीके को निकालोगे तो क्यू क्या आ जाएगा, और पीके को निकालोगे तो स्मॉल क्यू क्या आ जाएगा, और ये आ जाएगा, और यही आपको प्रूव करना है। अब क्वेश्चन 4 देखिए, शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल। तो ये हमारे पास अब जो हमने वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल वाला पढ़ा था वो, तो हमने देखा था कि द ट्रांसफॉर्मेशन विल बी कैनोनिकल इफ पी डी क्यू माइनस पी डी क्यू इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो हम पी डी क्यू माइनस पी डी क्यू की वैल्यू निकालते हैं। तो स्मॉल पी डी क्यू माइनस कैपिटल पी डी क्यू, तो सबसे पहले हम यहाँ से डी क्यू निकालेंगे और डी क्यू निकालेंगे, और उसको कैपिटल पी और स्मॉल पी से मल्टीप्लाई करके माइनस करके देखेंगे कि जो वैल्यू हमें मिल रही है क्या वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या नहीं। तो सबसे पहले हम डी क्यू निकालेंगे। ठीक है, डी क्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये रहा क्यू का एक्सप्रेशन, tan इनवर्स स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल पी। आपको दोनों के रेस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा इसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ सॉरी यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ से ये डी क्यू कैसा है देखो, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। वैसे मुझे डिफरेंशिएशन करना नहीं चाहिए, आपको खुद को करना चाहिए, क्योंकि मेरा खुद का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वीक है। एनीवेज हमें दिया हुआ है q इज इक्वल टू tan इनवर्स q बाय p। तो मुझे निकालना है डी क्यू, राइट। तो इसको इधर लेके जाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, tan q इज इक्वल टू, आपको वैसे डायरेक्टली फॉर्मूला मिले तो उससे आप कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। tan q का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर q डी क्यू, और इसका a बाई बी की। तो सबसे पहले q का कर देते हैं, p को एज इट इज रखते हैं, तो p को एज इट इज रखेंगे, q का कर देंगे, माइनस q का एज इट इज रखेंगे, p का कर देंगे, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर। हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर q इज इक्वल टू सेक स्क्वायर q। तो 1 प्लस tan q की वैल्यू तो हमें दी हुई है q बाई बी, तो q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर q। तो सेक स्क्वायर q की जगह यहाँ रख देते हैं। सो 1 प्लस q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर डी क्यू इज इक्वल टू पी डी क्यू माइनस क्यू डी पी अपॉन पी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लेके पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट करके डी क्यू की वैल्यू निकाल लीजिए, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, नाउ हमें डी क्यू आ चुका है, तो अगर हम क्या करेंगे, पी डी क्यू माइनस पी डी क्यू निकालते हैं, तो सबसे पहले पी डी क्यू को एज इट इज रहने दीजिए, है ना, पी डी क्यू को एज इट इज रहने दीजिए, और कैपिटल पी से इस पूरी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कैपिटल पी से इस पूरी क्वांटिटी को हमने मल्टीप्लाई किया है, 1 मिनट में कर देती हूँ। यहाँ पे हमें निकालना है स्मॉल पी डी क्यू माइनस कैपिटल पी डी क्यू। हमने डी क्यू की वैल्यू निकाल ली है, तो इसको एज इट इज रख देते हैं माइनस कैपिटल पी, और डी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, डी क्यू की वैल्यू हमारे पास है, जस्ट अ मिनट, पी डी क्यू स्मॉल पी डी क्यू माइनस स्मॉल क्यू डी पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये देखिए ये हमें मिल रहा है यहाँ पे।
इसी को रीअरेंज किया है, एक्चुअली इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके इस फॉर्म में लिखा गया है, पी डी क्यू माइनस का, क्योंकि आप देखो यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, राइट, ये चीज हमारे पास आ गई। अब इस कैपिटल पी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, इस कैपिटल पी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, ये देखिए ये रही कैपिटल पी की वैल्यू, ये तो ये कैपिटल पी की वैल्यू उठा के हम रखेंगे तो देखो यहाँ पर आ जाएगा, ये कैपिटल पी था, ये यहाँ पे हमें कैपिटल पी मिला हुआ था और रिमेनिंग पार्ट हमने लिख रखा था। आ गई बात समझ में? तो लेफ्ट हैंड साइड को मत छेड़िए, राइट हैंड साइड में देखिए, इस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिल रहा है पी डी क्यू माइनस 1/2 पी डी क्यू माइनस क्यू डी पी, राइट। इस पी डी क्यू में से ये पी डी क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो प्लस का मतलब 1/2 पी डी क्यू बचेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का हाफ क्यू डी पी बचेगा, हाफ कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा और आप इसे लिख सकते हो डी ऑफ 1/2 पी क्यू। क्यों? क्योंकि इसको ओपन करो तो हाफ तो कांस्टेंट है, एक बार डीपी का करोगे क्यू कांस्टेंट, एक बार क्यू का करोगे डीपी कांस्टेंट, तो नाउ एनीथिंग विच इज रिटन एज डी ऑफ सम फंक्शन वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है और हमें डी आगे मिल चुका है, अंदर हमें एक फंक्शन मिल चुका है। सिंस दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल दैट मींस गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल, बट एग्जाम में ये वाला करके आप बताइए, क्योंकि हमें और भी 2 मेथड है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के, तो वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, एग्जाम में पूछा, नेट में भी पूछा गया शायद ये, तो द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बिटवीन टू सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट आर गिवन बाय दिस, पी दिया हुआ है और कैपिटल क्यू दिया हुआ है। एक तो हमें बताना है कि ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है या नहीं, और अगर वो कैनोनिकल है तो उसका जनरेटिंग फंक्शन जो है वो कौन सा है, हालांकि ये बोल रहा है कि आप प्रूव कीजिए कि वो यही है। अब मेरी हिम्मत एक्चुअली हो नहीं रही है इसको करने की, है ना, क्योंकि पी डी क्यू माइनस पी डी क्यू निकाला हुआ है, जस्ट बता रही हूँ पी डी क्यू यहाँ रखा है और कैपिटल पी की वैल्यू, ये जो कैपिटल पी है इस पी की जगह ये पूरा पी का एक्सप्रेशन लिखा है, ठीक है। और डी क्यू यहाँ से निकाला हुआ है, डी क्यू यहाँ से निकाला हुआ है, ये देखिए, तो ये डी क्यू आप निकाल लीजिएगा, मैं नहीं कर रही हूँ, उससे आप देख लीजिएगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो पूरा कैनोनिकल आ जाएगा। एग्जैक्ट डिफरेंशियल में बता देती हूँ आपको, है ना, क्योंकि हमें दिया हुआ है क्यू, ये रहा क्यू हमें ये दिया हुआ था और इधर लॉग है, तो लॉग को इस साइड लाओगे तो ई की पावर क्यू में आ जाएगा, तो ई की पावर में क्यू में आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। और इस 1 को भी अगर आप इधर भेज दें तो क्यू की पावर हाफ कोस भी आपके पास ये हो जाएगा और यहाँ से स्मॉल क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे तो स्मॉल क्यू आपके पास ये आ जाएगा। नाउ फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन वी टेक एफ इक्वल टू F3, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया है कि प्रूव करना है आपको F3, राइट। तो F3 हमारे पास स्मॉल p और कैपिटल Q का फंक्शन होता है, तो F3 की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमने डिराइव की थी, वो हमारे पास ये आई थी, करेक्ट, और स्मॉल q हमें यहाँ से मिला हुआ है, इसका मतलब डेल F3 अपॉन डेल P जो है वो किसके इक्वल है, स्मॉल q के, और स्मॉल q की वैल्यू ये रही, स्मॉल q की वैल्यू यहाँ रही, ये एज इट इज हमने यहाँ पर पुट कर दी है। अब हमें ये वाली इक्वेशन से बस F3 निकालना है, तो आप क्या करेंगे, डेल P को उधर ले जाओ और F3 को इधर ही रखो, यानी कि माइनस का डेल F3 इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, और वो हो जाएगा डेल P, दोनों साइड में इंटीग्रेशन करो तो इधर तो आ जाएगा, माइनस भी उधर भेज दो छोड़ो, तो इधर आ जाएगा F3, और राइट हैंड साइड में जो भी इक्वेशन है वो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये इंटीग्रेशन आ चुका है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने से आपके पास इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, जो कि मैं नहीं करूंगी, राइट। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 0 मान लिया, तो यही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो इस तरह से आपके पास जनरेटिंग फंक्शन जो है वो भी आ गया है। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। दूसरी कंडीशन हमारे पास आती है बाई लीनियर इनवेरिएंट कंडीशन, ये भी प्रूव करता है, ये अच्छी है, मैं हमेशा इसी से कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है यानी ये इसी से चेक करती हूँ। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन इफ अ ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल देन द बाइलिनियर फॉर्म, ये बाइलिनियर फॉर्म है, दिस रिमेन्स इनवेरिएंट, ये स्मॉल लेटर्स में जो मिलेगी वही कैपिटल ओ में मिलनी, कैपिटल लेटर्स में मिलनी चाहिए, यानी स्मॉल में जो एक्सप्रेशन आ रहा है वही कैपिटल में आना चाहिए, तो हमारे पास क्या होगा, कैनोनिकल होगा। तो सबसे पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं, ओके। इसका प्रूफ देखने के लिए हमारे पास यहाँ पर ये हो जाएगा, हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन हमारे पास ये होती है, ठीक है, मतलब ये वाली नहीं, ये तो इसी से आई है, ये क्यू डॉट है, क्यू डॉट को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी, उसमें से डी क्यू को लेफ्ट हैंड साइड में रखो और डी टी को राइट हैंड साइड में भेजो तो ये मिल जाएगा। इसी तरह से पी जो है उसके अंदर हमें ये मिल जाएगा। अब इसी तरह से अगर कैपिटल में लिखें तो ये देखो ये स्मॉल में है, सिमिलरली इसी में कैपिटल कर दो तो ये इक्वेशन मिल जाएगा,
और इसी इक्वेशन को कैपिटल में लिखो तो ये मिल जाएगा हमें। ठीक है, नाउ स्मॉल डेल्टा पी एंड डेल्टा क्यू आर आर्बिट्रेरी, तो हम क्या करेंगे, देखो इस इक्वेशन में इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ एक बार, तो डी क्यू माइनस क्या मिल जाएगा, डी क्यू, इसमें करो ये इक्वेशन से, इस इक्वेशन से क्या मिलेगा, डी क्यू माइनस डेल एच अपॉन डेल पी डी टी इक्वल टू 0, करेक्ट। और इस सेकेंड वाली इक्वेशन से क्या मिलेगा, डी पी प्लस डेल एच अपॉन डेल क्यू इंटू डी टी इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी 0 है और ये क्वांटिटी 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं इसके आगे डेल्टा पी से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं इसके आगे डेल्टा क्यू से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि है तो वो 0, और क्योंकि ये 0 है, ये 0 है, अगर मैं इन दोनों को माइनस भी कर दूं तो भी 0 आएगा। तो इस क्वांटिटी में से ये क्वांटिटी माइनस करो तो आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर 41 विच विल बी इक्वल टू 0, ऑफ कोर्स 0 मिलेगा। तो कोफिशिएंट्स हमारे पास 0 होने चाहिए। नाउ हमारे पास क्या है, इक्वेशन 41 कैन बी रिटन एज लाइक दिस, इसमें ये वाला टर्म और ये वाला टर्म साथ में लिख लो तो ये आ जाएंगे, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म साथ में लिखो तो आपके पास ये आ जाएंगे। ओके, रीअरेंज किया हमने। नाउ ये जो पूरी ब्रैकेट है, इस पूरे ब्रैकेट को हमने क्या लिखा है, h लिख दिया। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो h है, मान लीजिए वो केवल स्मॉल q, या सॉरी h जो है वो स्मॉल p स्मॉल q का फंक्शन होता है, बाकी टाइम भी आता है, राइट। तो हम टाइम को इग्नोर कर रहे हैं, h हमारे पास स्मॉल p का फंक्शन है, तो अगर इसका डेल्टा वेरिएशन लो तो डेल्टा वेरिएशन से आपको क्या मिलेगा, पहले h का p के रेस्पेक्ट में करो, यानी डेल h बाय डेल p, और p का डेल्टा वेरिएशन, फिर h का q के रेस्पेक्ट में करो और q का डेल्टा वेरिएशन, और ये क्वांटिटी तो ब्रैकेट में आपको दी हुई है, यानी इसको आप लिख सकते हो डेल्टा h, तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा h। ठीक है, अब क्योंकि हमने टाइम पे डिपेंडेंट नहीं माना है, तो अगर f डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम तो हमारा h प्राइम जो होता है वो h के इक्वल होता है, करेक्ट। अगर ये हमारा h के इक्वल है तो हमारे पास जहां पर आपने स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखा है वही चीज हमारे पास क्या हो जाएगी, कैपिटल लेटर्स के अंदर आ जाएगी। तो इसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आपको इक्वेशन 14 जो मिली है वो इसलिए मिली है क्योंकि सारा डेरिवेशन आप स्मॉल p और स्मॉल q को लेके चल रहे थे। सेम डेरिवेशन अगर रिपीट किया जाए h प्राइम को लेके, अगर h प्राइम को ले गए तो हर जगह कैपिटल लेटर्स आएंगे, आपको वापस ये की यही इक्वेशन मिलेगी बट विथ कैपिटल लेटर्स। तो सिमिलरली फॉर h प्राइम हमें इक्वेशन नंबर 43 मिलेगी, जिसमें हमें जाहिर सी बात है स्मॉल लेटर्स की जगह तो कैपिटल आएगा पर h की जगह h प्राइम आना चाहिए, बट क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हमारा फंक्शन टाइम पे डिपेंड नहीं करता है तो हम h प्राइम की जगह h लिख सकते हैं। तो 42 और 43 जो है वो अगर हमें मिल जाता है, इन दोनों में से माइनस कर दो, माइनस करने से ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इक्वल आ जाएंगे, ये लो ये इक्वल आ गए, और यही हमारा बाइलीनियर कंडीशन का स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इस कंडीशन से कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना सबसे आसान होता है। ये क्वेश्चन देखिए एग्जांपल 1, हमें बस कुल मिला के हमें ये वाली कंडीशन प्रूव करनी है, ये स्मॉल लेटर्स में और ये कैपिटल लेटर्स में इक्वल आनी चाहिए। तो सपोज हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, एक ये और हमें कैनोनिकल पूछा है, तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को लेते हैं। अगर फर्स्ट वाले के पास ये हमारे पास क्यू दिया हुआ है तो डी क्यू निकालो, डी क्यू निकालोगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको छोड़ दो, एक बार इसको छोड़ दो, आप तो सीधा यहीं से आ जाओ, डी क्यू क्या मिलेगा, Q इज इक्वल्स टू, अगर 1 अपॉन P है तो डी क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स का कितना होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये लो। तो यहाँ पे डी क्यू इज इक्वल्स टू ये ताम झाम मत करो, कोई जरूरी नहीं है, डी क्यू इज इक्वल्स टू डायरेक्टली ये आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली डेल्टा क्यू करो, अब देखो क्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी है, देखना कितनी बढ़िया सी चीज है, डी क्यू इज इक्वल्स टू मिल जाएगा माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर डी पी। उसी तरह से अगर मैं डेल्टा में ले लूं तो डेल्टा क्यू विल बी नथिंग बट माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर डेल्टा पी, डी की जगह सिर्फ डेल्टा रिप्लेस करना है और आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा क्यू आपके पास ये आ रहा है। ओके, नाउ हमें चाहिए क्या था, हमें डेल्टा पी किसके साथ मल्टीप्लाई था बाइलीनियर कंडीशन में, डेल्टा, हाँ डेल्टा स्मॉल p हमारे पास है डी क्यू और डेल्टा क्यू हमारे पास है डी पी, ये किसके इक्वल होना चाहिए, डेल्टा कैपिटल P डी क्यू माइनस डेल्टा कैपिटल Q डी पी। आपको लेफ्ट हैंड साइड को नहीं छेड़ना है, आपको सिर्फ राइट हैंड साइड वाली 4 टर्म निकालनी है। हम डी क्यू निकाल चुके हैं,
हम डेल्टा क्यू निकाल चुके हैं, राइट। तो ये तो हमारा हो गया, ये भी हमारा हो गया। सिमिलरली हम डीपी निकाल लेते हैं और डेल्टा पी निकाल लेते हैं। तो डीपी हमें किससे मिलेगा, दूसरे वाले रिलेशन से। तो यहां से अगर मैं डीपी निकालूं तो दो फंक्शन है, तो एक बार डी क्यू का कर दो, उस टाइम पे पी स्क्वायर को रहने दो, प्लस एक बार में क्यू को रहने दो और पी स्क्वायर का कर दो 2p dp, करेक्ट। ये हमें डीपी मिलेगा और इसी में हर जगह डी को रिप्लेस करके हम डेल्टा भी निकाल लेंगे। तो डीपी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए डीपी आपके पास ही आ जाएगा, तो डेल्टा पी भी आपके पास सिमिलरली आ जाएगा, क्योंकि पी हमें ये दिया हुआ था। तो अब ये कंडीशन में वैल्यूज रखते हैं, ठीक है। ये कंडीशन में तो सबसे पहले डेल्टा पी की वैल्यू रखते हैं, ये रही डेल्टा पी की वैल्यू। तो ये तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा पी, ये हमने निकाला है डी क्यू, माइनस ये हमने निकाला है डेल्टा क्यू और ये हमने निकाला है डीपी। अब इसको रीअरेंज करो, अंदर पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, सॉल्व करने से वापस आपके पास वही आ जाएगा, ये बचेगा सिर्फ। ये सॉल्व करके देख लेना, और यही लेफ्ट हैंड साइड था। हेंस द बाइलिनियर फॉर्म इज इनवेरिएंट, हेंस द ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट थर्ड का, यूनिट थर्ड में कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट टॉपिक है, और जो सेकंड टॉपिक है वो यही है, इंटीग्रल इनवेरिएंस ऑफ पॉइंकेयर। Phase space is defined as a 2n dimensional space formed by 2n coordinate. Phase space क्या होता है आपके पास, नॉर्मल हमारे पास जो कोऑर्डिनेट स्पेस होता है उसमें हमारे पास अगर 2D लूं में तो x और y एक्सिस बनते हैं, उसी तरह से जो फेज स्पेस होता है उसमें अगर इस पे x लिया है तो y पे क्या होता है, इसी x के करस्पॉन्डिंग मोमेंटम होता है, मतलब px होता है। इसका मतलब अगर मैं कोऑर्डिनेट को q से रिप्लेस करूं और मोमेंटम हमारा p है, तो q वर्सेस p का जो प्लॉट होता है दैट इज फेज स्पेस, वो हमारे पास क्या होता है, फेज स्पेस होता है। 2n क्यों बोला, n कोऑर्डिनेट q के हो गए और n कोऑर्डिनेट p के हो गए, तो कितने डायमेंशन हो गए, 2n डायमेंशन हो गए। तो फेज स्पेस आपके पास कितना होता है, इज डिफाइंड एज अ 2n डायमेंशनल स्पेस फॉर्म्ड बाय 2n कोऑर्डिनेट्स q1 से qn, p1 से pn. In this space, a complete dynamical specification of a mechanical system is given by a point. कह रहा है इस पूरे स्पेस में अगर कोई भी एक पॉइंट लगा दो तो उसका कुछ ना कुछ Q और कुछ ना कुछ P होगा। तो पूरे स्पेस में जैसे जैसे पॉइंट्स बनाते जाएंगे हमारे पास वो डायनेमिक उसकी स्पेसिफिकेशन होता जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू पॉइंकेयर थ्योरम द इंटीग्रल विच इज गिवन बाय दिस, एक इंटीग्रल आपको लेना है, इंटीग्रेशन समेशन डी क्यू डी पी टेकन ओवर एन आर्बिट्रेरी 2 डायमेंशनल सरफेस। उसी ये इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे उसी फेज स्पेस में कोई सरफेस लेके, और हमें ये प्रूव करना है कि ये थ्योरम जो है वो पुराने कोऑर्डिनेट और नए कोऑर्डिनेट में सेम इंटीग्रेशन का रिजल्ट आता है, दैट वी हैव टू प्रूव। ये 2n डायमेंशन में होता है। सिमिलरली अगर हमारे पास 4 डायमेंशनल सरफेस लेना है, if S is a 4 dimensional surface in 2n dimensional phase space, then according to Poincare theorem ये ले लो भाई, दो समेशन लगा दो K और L पे, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको 2n लेना है, मतलब पहले हमने 2n लिया फिर हमने 4 लिया, ऐसे ही अगर n करके करना है तो d1 से qn आ जाएगा, dpn से dp1 आ जाएगा, सिमिलरली कैपिटल में भी हो जाएगा। सो बेसिकली 47 इक्वेशन जो है वो इस थ्योरम का जनरल प्रूव है, कुछ नहीं है। इस थ्योरम का कुल मिला के मतलब यही है कि जो इंटीग्रेशन आप स्मॉल लेटर्स में सॉल्व करोगे वही इंटीग्रेशन आपका कैपिटल लेटर्स में सेम रिजल्ट मिलना चाहिए। Okay, so that shows that the volume in phase space is invariant under canonical transformation. इसका ये मतलब है canonical transformation अगर आप कर देते हो तो आपका स्मॉल pq जो है वो ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल q में। अगर इसमें कोई वॉल्यूम एलिमेंट आपको लेना है तो वॉल्यूम एलिमेंट का मतलब ये होता है कि हमारे पास नॉर्मल xyz में जब हम वॉल्यूम एलिमेंट लेते हैं तो dx dy dz होता है, लेकिन जो फेज स्पेस होता है क्योंकि उसमें एक्स वाई जेड के करस्पॉन्डिंग पी एक्स पी वाई पी जेड भी आएगा, तो अगर आपको वॉल्यूम एलिमेंट लेना है तो आपके पास 6 टर्म मल्टीप्लाई होगी, डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड। इन जनरल आपका डी क्यू और डी पी जब मल्टीप्लाई होते हैं तो दिस गिव अस वॉल्यूम एलिमेंट। अगर इसकी डायमेंशन एरिया की आ जाती है तो वो एरिया एलिमेंट हो जाएगा, और अगर इसकी डायमेंशन वॉल्यूम की आ जाती है तो वो वॉल्यूम एलिमेंट हो जाएगा। और इस थ्योरम में हमें यही प्रूव करना है कि फेज स्पेस में कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर वॉल्यूम जो होता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन इनवेरिएंट होता है। सो द वॉल्यूम इन फेज स्पेस इज इनवेरिएंट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो
इन द एडवांस कैलकुलस, जो कि हमने नहीं पढ़ी है, एडवांस कैलकुलेशन में एक रिलेशन होता है। आपने जेकोबियन पढ़ा होगा, मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स में, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में ही आ जाता है। सॉरी, ये भी फर्स्ट सेम ही है। फर्स्ट सेम में आप मैथमेटिकल में जेकोबियन पढ़ेंगे, तो अभी मैं जेकोबियन के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी। बस आप जब जेकोबियन पढ़ेंगे तब आपको ये 48 वाला रिलेशन वहां पर मिल जाएगा। यानी कि आपको जो ये दूसरे कोऑर्डिनेट में अगर कोई एक्सप्रेशन है और पहले कोऑर्डिनेट में कोई एक्सप्रेशन है, वो आपस में एक क्वांटिटी से रिलेटेड होते हैं, जिसे हम जेकोबियन कहते हैं। यहाँ पर हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैसे कई बार ये जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर जो डी होता है वो जेकोबियन कहलाता है, और उसका रिलेशन नए और पुराने में इस तरह से दिया जाता है। दीज टू टर्म्स आर, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन, क्योंकि ये आप जेकोबियन की प्रॉपर्टीज में पढ़ लेंगे। ओके, अब हमें ये प्रूव करना है, हमारी थ्योरम तो ये कहती है कि जो नए वाले में पुराने वाले में आपस में इक्वल होना चाहिए। बस 48 को देखे तो इक्वल नहीं आ रहा है, एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, और एक्स्ट्रा टर्म कौन सा है, डी है। तो हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी अगर हम ये साबित कर दें कि डी 1 होता है। और डी कहाँ पे है, डी इक्वेशन नंबर 49 में है। तो हमें क्या करना है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ जेकोबियन वी विल प्रूव कि डी इक्वल टू 1 आता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ जेकोबियन से इस डी को क्या लिख सकते हैं, देखिए हमने कुछ नहीं किया, ऊपर हमारे पास ये था और नीचे हमारे पास ये था, सॉरी नीचे हमारे पास ये था। तो जेकोबियन में ये ध्यान से देख लीजिए, ये देखिए, तो ऊपर भी हमने डिवाइड कर दिया, नीचे भी हमने डिवाइड कर दिया सेम क्वांटिटी से, एंड दैट क्वांटिटी इज दिस वन, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी। आप देखिए सेम क्वांटिटी से हमने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया है, और ये वैसे मैंने डायरेक्टली डिवाइड किया है, बट जेकोबियन की ये प्रॉपर्टी होती है और इसे प्रूव किया जाता है, तो ये मैंने फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ जेकोबियन लिखा है। इसमें काफी चीजें मैं आपको यही बोलूंगी कि आप पढ़ लीजिए जेकोबियन, क्योंकि मुझे जेकोबियन नहीं पढ़ाना है। Now, in the calculus, we know that if the same variables are present in both the differential, the Jacobian is reduced to fewer variables in which the repeated variables are treated as constant, carrying out the differentiation. ये कह रहा है कि जेकोबियन की एक प्रॉपर्टी होती है, और कैलकुलस में भी वो प्रॉपर्टी यूज की जाती है, कि अगर हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अगर कुछ वेरिएबल ऊपर और नीचे कॉमन होता है तो उन्हें कांस्टेंट मान लिया जाता है। तो ऊपर देखिए कैपिटल P और कैपिटल P दोनों आ रहे हैं, वो ऊपर वाले में भी आ रहे हैं, नीचे वाले में भी आ रहे हैं, तो कैपिटल P वाले टर्म को हम क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ पर लिख दिया गया है कैपिटल P वाला टर्म कांस्टेंट, और रिमेनिंग पार्ट ऊपर में कैपिटल Q है, नीचे में स्मॉल q है, उसको नहीं छेड़ा है। सिमिलरली नीचे वाले में क्या हो रहा है, नीचे वाले में आपके पास स्मॉल q ऊपर भी है, स्मॉल q नीचे भी है, तो स्मॉल q कांस्टेंट हो जाएंगे, और रिमेनिंग पोर्शन को हमने इक्वेशन 51 के फॉर्म में लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, अगेन जेकोबियन की प्रॉपर्टी होती है द न्यूमरेटर, इस न्यूमरेटर को मैट्रिक्स फॉर्म में या डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है, और वो कैसे लिखा जाएगा, अब देखिए यहाँ पे Q1 Q2 Q1 है, और डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, स्मॉल के। तो सबसे पहले इस Q1 का, बेसिकली इस Q1 का और इस Q2 का और लेके Q1 तक का, यानी इन सब का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा स्मॉल Q1 के रेस्पेक्ट में, और ये आपके मैट्रिक्स की पहली रो बनेगी। तो Q1 का Q1 के रेस्पेक्ट में, Q2 से लेके Q1 तक, यानी सबका मैं हमने पहले स्मॉल Q1 स्मॉल Q1 स्मॉल Q1, ये हमारे पास बन गई फर्स्ट रो। सिमिलरली सेकेंड रो में क्या होगा, सेकेंड रो में सबका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा Q2 के रेस्पेक्ट में, ये लीजिए। सिमिलरली आपके पास थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो बनती जाएगी, और ये आपके पास इस तरह से डिटर्मिनेंट आता जाएगा। ठीक है, ये QI का हो जाएगा, ये Q1, तो ऊपर वाले को हमने इस तरह से लिख लिया। सिमिलरली डिनोमिनेटर को भी लिख लीजिए, डिनोमिनेटर को भी हम लिख लेंगे इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ द सेम ऑर्डर, जिसमें हम केवल ith रो और kth कॉलम जो है वो आपका बनेगा ये, क्यों, क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर में बनेगा क्या, डिनोमिनेटर में आपके पास कौन सी मैट्रिक्स है, स्मॉल p है। तो देखो पहली रो क्या बनेगी, पहली रो बनेगी स्मॉल p1 का कैपिटल P1 के रेस्पेक्ट में, स्मॉल p2 का कैपिटल P1 के रेस्पेक्ट में, स्मॉल pn का कैपिटल P1 के रेस्पेक्ट में। ith रो में हमारे पास क्या हो जाएगा, जिस तरह से ये आपने ith रो बनाई है, यहाँ पर आपके पास इसी तरह की ith रो आप बनाएंगे, डिनोमिनेटर के लिए खुद बना के देखिए, आपको मिल जाएगा, उसमें आपके पास ये हो जाएगी एक्सप्रेशन, आपके पास आ जाएगा ith रो एंड kth कॉलम। अगर ith रो है तो नीचे i ही आएगा,
है ना, और कॉलम नंबर जो है वो kth है, तो आपके पास pk आ जाएगा। इफ जनरेटिंग फंक्शन इज रिटन एज f2, अगर हम ये जनरेटिंग फंक्शन जो है वो स्मॉल q और कैपिटल P का लेते हैं, तो ये हमने क्यों किया है भाई, क्योंकि देखो यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, स्मॉल q के रेस्पेक्ट में, और जो डिनोमिनेटर है उसमें किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, कैपिटल P के रेस्पेक्ट में। तो स्मॉल q और कैपिटल Q हमारे क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि जो फंक्शन जिसका होता है ना उसी के रेस्पेक्ट में तो उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है। यहाँ किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप, स्मॉल q के रेस्पेक्ट में और कैपिटल P, और स्मॉल q और कैपिटल P में कौन सा फंक्शन लगता है, f2 लगता है। तो f2 की दो इक्वेशन हमें पता है, ये हमने जनरेटिंग फंक्शन के केस 2 में देखिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, ये कैपिटल QK को हम लिखते हैं डेल f2 अपॉन डेल PK। दोनों साइड में स्मॉल qi के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो दोनों साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड का करोगे तो ये मिलेगा, और राइट हैंड साइड का करोगे तो डेल बाय डेल Q और लगा दो, तो नीचे तो आ जाएगा डेल Q डेल P, ऊपर आ जाएगा डेल 2f2, तो ये मिल जाएगा। सिमिलरली इसका भी क्या करो, इसमें हम करेंगे दोनों साइड में कैपिटल Pi के रेस्पेक्ट में, तो कैपिटल Pi के रेस्पेक्ट में हमें मिल जाएगा ये, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चलता है, एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई वही रिजल्ट देगा जो डेल 2f डेल वाई डेल एक्स देगा। तो ये राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में केवल ऑर्डर चेंज है तो सेम होगा, इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा सेम होगा। तो दस वी सी दैट आई के एलिमेंट ऑफ न्यूमरेटर इज द सेम एज के आई एलिमेंट ऑफ डिनोमिनेटर, क्योंकि ऊपर वाले एलिमेंट में ये मिला था जिस लोकेशन पे, आप ध्यान रखना ऊपर वाली मैट्रिक्स जो है वैसी की वैसी नीचे वाली मैट्रिक्स बनाना, मैंने बनाई नहीं है। ऊपर वाली मैट्रिक्स में जिस लोकेशन पे आपको ये एलिमेंट मिलेगा उसी पोजीशन पे आपको ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आई के एलिमेंट ऑफ द न्यूमरेटर इज सेम एज द के आई एलिमेंट ऑफ द डिनोमिनेटर, ओके। और रोज एंड कॉलम्स आपके पास इंटरचेंजेबल हो सकते हैं, यानी आपको ये सेम टर्म मिलेगा। तो इसका मतलब आपके पास, इसका मतलब ये है समझना, इसका मतलब ऊपर आपको एक मैट्रिक्स मिली है, नीचे भी आपको एक मैट्रिक्स मिली है, इसमें मैं कुल मिला के सपोज इसका 1 2 एलिमेंट लेते हैं, 1 2 एलिमेंट होता है ये 1 1 1 2 1 3, जस्ट अ मिनट, है ना, ये है 2 1 2 2 और 2 2 3। हमने अभी क्या था, मैं 3 by 3 का लेती हूँ, 3 1 3 2 और 3 3। यहाँ पे भी हमें मिल रहा है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। हमने अभी अभी जस्ट ये प्रूव किया है कि इसका 1 2 एलिमेंट, न्यूमरेटर का 1 2 एलिमेंट जो है वो डिनोमिनेटर के 2 1 एलिमेंट के बराबर है, क्योंकि इसका हमने बोला है आई के एलिमेंट जो है न्यूमरेटर का वो डिनोमिनेटर के आई एलिमेंट के बराबर होगा। तो इसका आई के अगर 1 2 है तो इसका 2 1 हो जाएगा। अब ये इससे डायरेक्टली कैंसिल नहीं हो सकता, बट क्योंकि जैकोबियन की प्रॉपर्टी होती है रोज और कॉलम जो है वो इंटरचेंजेबल होते हैं, अगर इंटरचेंज में इसका ट्रांसफॉर्म ले लूं तो ये 1 2 खिसक के मेरा यहाँ आ जाएगा, तब मेरा 1 1 1 2 1 3 ये मेरा बनेगा 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। मैंने इंटरचेंज कर दिया कॉलम, नीचे वाले को मैं नहीं कर रही, नीचे वाले को मैं रख रही हूँ 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। ध्यान रखना, अब देखिए, और हमने प्रूव किया है कि 2 1 एलिमेंट ऊपर वाले के 1 2 के बराबर है। अब दोनों की लोकेशन सेम हो गई तो 2 1 से 2 1 कैंसिल आउट, 1 2 की जगह 2 1 आ जाएगा, 3 1 की जगह 1 3 आ जाएगा, सारे एलिमेंट कैंसिल आउट होके आपका ये था डी के इक्वल, तो ऊपर पूरा पार्ट नीचे वाले पार्ट से कैंसिल आउट होके हमें क्या मिल जाएगा, डी इक्वल टू 1। और हमें पॉइंट के में यही प्रूव करना था, डी इक्वल टू 1 होते ही हमारा जो एलिमेंट है वो इक्वल आ जाएगा इंटीग्रेशन का, और यही हमारी थी थ्योरम, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इनफाइनाइटेसिमल कॉन्टेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।